गुड इवनिंग फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिश्रा और आज आपके सामने ये मेरा दूसरा लेक्चर है इतिहास विषय का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में घनानंद, चाणक्य इत्यादि सभी चीज़ों की जानकारी की थी और वो कोई देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर नहीं था, वो केवल एक नॉर्मली मैंने इतिहास विषय के बारे में बताया था, सिंपली उसके बारे में हमने जाना था। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं इतिहास का विभाजन, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इतिहास के विभाजन को भी देखा था। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमने पिछले वीडियो में ली थी। तो आज मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं कि आखिर किस तरीके से इतिहास के उन पार्ट का विभाजन किया गया है। तो जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे कि बोर्ड में इतिहास को मैंने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया है: प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। सबसे पहले अपन थोड़ा सा परिभाषा एक बार पुनः देख लेते हैं। इतिहास का ऐसा समय जहां पे लेखन कला प्रचलन में नहीं थी, यानी कि मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, केवल उनके औजारों के माध्यम से, सामग्रियों के माध्यम से उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इतिहास के ऐसे समय को हम प्राग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। वही हम दूसरी बात करें आद्य ऐतिहासिक काल, तो इतिहास का वह समय जहां पे लेखन कला तो प्रचलन में थी, लोग वहीं के जो लोग होते थे केवल उस लिपियों को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। वर्तमान में जब इतिहासकार आए और इतिहासकारों ने उनकी लिपियों को, उनकी भाषाओं को पढ़ने की कोशिश की तो वो उसमें असफल रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि वह समय जहां लोग लिखना पढ़ना जानते थे, लेखन कला प्रचलन में थी, परंतु वर्तमान के इतिहासकारों द्वारा, विद्वानों द्वारा उनके लेखन कला को ना ही पढ़ा जा सका है। इसी वजह से इतिहास के ऐसे समय को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। वहीं हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो इतिहास का वह समय जहां पे लेखन कला प्रचलन में थी, लोग लिखना पढ़ना जानते थे और आज तक उनके समस्त साक्ष्यों को लगभग पढ़ा जा चुका है। तो इतिहास का ऐसा समय ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। अब वही हम बात करते हैं। सबसे पहला प्राक ऐतिहासिक काल का विभाजन। देखिए आपके सामने डायग्राम मैंने पहले से ही बना दिया था ताकि आपको तुरंत जानकारी मिल सके। देखिए यहाँ पे पाषाण काल की हम बात करें तो प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया। पाषाण काल का अर्थ क्या है? स्टोन एज। अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करें तो इसे कहा जाता है स्टोन एज, यानी कि जिस समय केवल पत्थरों का प्रयोग होता था, केवल पत्थरों का उपयोग आदि मानव द्वारा किया गया, तो इतिहास का वह समय ही पाषाण काल था। अब पाषाण काल का जो विभाजन किया गया दोस्तों, तो वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अगर हम इनमें तीनों में मुख्य जो अंतर देखें, डिफरेंस देखें, तो एक लाइन में मैं आपको इन तीनों के बारे में क्या है अंतर बता देता हूं। क्योंकि पाषाण अर्थात केवल पत्थरों का प्रयोग, तो जो पूरा पाषाण काल था उसमें मानव ने लगभग बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया है। मानव ने बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया, तो इतिहास में उस पाषाण काल को हमने पूरा पाषाण काल कहा। इसके पश्चात मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में लगभग थोड़ा नुकीले पत्थर और साइज में छोटे पत्थरों का प्रयोग जो है आदि मानव ने किया, तो इतिहास में वह मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया। अब वहीं हम नवपाषाण काल की बात करें तो अत्यंत नुकीले और धारदार पत्थर जो साइज में काफी ज्यादा छोटे और बहुत ही यूज करने में आसान होते थे, तो इतिहास में नवपाषाण काल में इन पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो देखिए मेन जो डिफरेंस है वो पाषाणों के साइज और पाषाणों का प्रयोग के आधार पर किया गया है। तो हम बात करेंगे किसमें? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल की। छोटी छोटी डेफिनेशन और कहानी इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए आज से 40,000 ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 40,000 साल पहले मानव की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई।
जब मानव की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई तो उसी समय इतिहास का वह समय ही पाषाण काल के रूप में जाना गया, क्योंकि मानव ने पत्थरों का प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं कि इसका जो समय, सबसे पहले थोड़ा सा हम समय के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है बीसी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम ईसा पूर्व, और एडी एक होता है एडी, जिसे हम कहते हैं ईस्वी या सन। एक सिंपल सा उदाहरण अपन देख लेते हैं। जैसे आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है 2020, और यहाँ पे हम मान लें कि ये 0 से स्टार्ट हुआ और 0 के पहले का समय। तो अगर हम कहें तो देखिए 2020, इसे हम कहेंगे एडी, यानी कि 0 से लगभग 2000 साल बीत गए हैं। इसी को कहा गया ईस्वी सन। और वहीं हम ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय क्या कहलाता है, ईसा पूर्व का समय। और जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 40,000 ईसा पूर्व, 25,000 ईसा पूर्व, 25,000, 4,000, 4,000, 2,500, 2,500, 1,750, 1,500, 600, जिस तरीके से आप समय देख रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले आया होगा 40,000 साल पहले, फिर उसके बाद 30,000, फिर उसके बाद 20,000, फिर उसके पश्चात 10,000 और अंत में 0। चूँकि समय को माइनस में नहीं लिखा जा सकता और इसी वजह से इसके पहले का समय ईसा पूर्व लिख दिया जाता है और इसके बाद का समय ईस्वी सन लिख दिया जाता है। तो ईसा पूर्व और ईस्वी सन में आप अंतर समझ गए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का आपका अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके और भी पूछ सकते हैं। तो ये हमने समय के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ली। तो वही हम कह रहे हैं कि आज से ईसा मसीह के जन्म के 40,000 साल पहले से लगभग 25,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल रहा, जहाँ मानव ने क्या किया, तो जहाँ मानव ने बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया। मानव की जब उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति के समय में उसने बड़े पत्थरों को उठा करके जीवों के ऊपर पटकना सीखा, जीवों के ऊपर फेंक दिया, जीव जंतु मर जाते थे और मरने के पश्चात यहाँ पे क्या होता था, उनके मांस को निकाल के मानव खा लिया करता था। एक डाउट हमेशा यहाँ पे होता है दोस्तों, वो ये होता है कि कई किताबों में ये लिखा है कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई, लेकिन ये सर्वथा सत्य नहीं कहा जा सकता। कई इतिहासकारों ने इस मत का खंडन भी किया है। कैसे खंडन किया है? क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरा पाषाण काल में जब मानव की उत्पत्ति हुई, जहाँ पर केवल उसे अपना पेट भरना होता था, वहाँ पे उसने कोई भी चीज़ें सीखी नहीं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये तर्क, और कई इतिहासकार देखिए दूसरा तर्क क्या देते हैं कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई, परंतु उसका प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ। तो आज भी आग की खोज को लेके आपस के विद्वानों में, कई सारे विद्वानों में आपस में मतभेद है, उनके वैचारिक मतभेद हैं, जिनका खंडन अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो मैं आपको पूरा पाषाण काल के बारे में बताता हूँ। देखिए पूरा पाषाण काल में मानव की उत्पत्ति में जब बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग हुआ, तो मान लीजिए सपोज दैट वहाँ पे उस समय 100 लोग पैदा होते थे और 100 में बचते कितने थे? केवल 20 लोग। ऐसा क्यों होता था? जिस तरीके से ये जीव जंतुओं को मारकर खाते थे, ठीक इसी प्रकार से जीव जंतु भी इन पर हमला कर दिया करते थे और इनका जो है भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते थे। साथ ही साथ में कुछ तो बीमारियों से मर जाते थे, क्योंकि उस समय पे टेक्नोलॉजीज वगैरह तो थी नहीं, तो बीमारियों से क्या होते थे, वो लोग मर जाते थे। इसके पश्चात देखिए लंबा समय बीत गया, 15,000 साल का समय। आप जानते हैं कि इन 15,000 सालों में चूंकि मानव एक 100 साल की उम्र में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, बच्चा से युवावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था को पहुंच जाता है, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। लगभग 15,000 सालों में इनका शारीरिक स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, इनके चेहरे भी धीरे धीरे परिवर्तित हुए और कई सारे जो है इन्होंने चीज़ें सीखना चालू की। और यही कहा जाता है कि एक बार नदी के किनारे जब आदि मानव बैठा हुआ था, तो उसने अपने सामने एक छोटे से जीव को देखा और जैसे ही जीव को देखा तो उसके बगल में जो पत्थर पड़ा था, जो किस आकार का था, तो थोड़ा सा छोटा आकार का था और आगे से हल्का नुकीला था।
उसने उस पत्थर को उठाया और उस जीव के ऊपर फेंका, जिससे जीव क्या हो गया, मर गया। उसने एक चीज रियलाइज की कि अगर हम बड़े पत्थरों की अपेक्षा अगर छोटे पत्थर जो आगे से थोड़ा नुकीले हों उनका भी प्रयोग अगर मारने में करे तो उतना ही आघात पड़ेगा जितना कि बड़े पत्थरों का प्रयोग करने पर। तो यहीं से माना जाता है कि मध्य पाषाण काल की शुरुआत जो है होती है। उसका जो समय माना जाता है तो ईसा मसीह के जन्म के 25,000 साल पहले से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल में और क्या क्या चीजें उसने सीखी। तो मध्य पाषाण काल में उन्होंने गुफाओं पर रहना सीखा, गुफाओं के अंदर, क्योंकि देखिए पूरा पाषाण काल में ये खाना बदोश होते थे, घुमक्कड़ जैसा जीवन जीते थे, जहां भोजन मिल जाया करता था वहीं ये ठहर जाया करते थे। परंतु मध्य पाषाण काल में इन्होंने एक चीज देखी कि जो जीव जंतु हमला करते हैं, अगर हम एक साथ रहें तो एक साथ रहने पर जीव जंतु जल्दी हमला नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ में इन्होंने ये देखा कि गुफाओं के अंदर रहने पर हम आंधी, तूफान, बारिश, इन सब चीज़ों से बचे रह सकते हैं। तो दूसरी चीज़ इन्होंने गुफाओं में रहना सीखा, जीव जंतुओं से बचना सीखा, और एक कॉन्सेप्ट हम ये भी कह सकते हैं कि ये परिवार के साथ रहना सीखे। हालांकि उस समय परिवार का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं आता, पर इतिहासकार कहते हैं कि एक साथ रहने का अर्थ हो सकता है कि ऐसा रहा हो कि ये आपस में एकजुट होकर के मिलकर के रहते थे। इसके पश्चात देखिए लंबा समय बीत गया। अब जो मैंने क्वांटिटी बताई कि 100 में से जैसे 20 लोग बचा करते थे, अब हुआ ये कि यहाँ पे जो इनकी क्वांटिटी होती थी वो 100 लोगों में से लगभग 50 से 60 लोग बचने लगे। बाकी कुछ फिर भी मर जाते थे, कुछ ना कुछ तो हमला के कारण, कुछ बीमारियों के कारण। इसके पश्चात देखिए नवपाषाण काल, ईसा मसीह के जन्म के 4,000 साल पहले से लगभग 2,500 साल पहले तक नवपाषाण काल विकसित हुआ। उसका हम कैसे कह सकते हैं, तो मानव ने यहाँ पर आग की खोज की, एक ऐसा तर्क विद्वान देते हैं। कैसा कि नदी के किनारे जब ये बैठा हुआ था तो इसे क्या है कि खाली दिमाग शैतान का, तो उससे सामने एक पत्थर दिखा होगा और एक चट्टान, तो उसने उस पत्थर को उठा करके उस चट्टान पर खींच करके आघात किया, अच्छी तेजी से उस पर जैसे ही प्रहार किया तो जब पत्थर एक दूसरे पत्थर से टकराया तो उससे उत्पन्न हुई चिंगारी, और चिंगारी उत्पन्न होने से क्या होता है कि जो नीचे की सूखी पत्तियां थी वो जलना प्रारंभ हो गई, और जब जलना प्रारंभ हो गई तो इस तरीके से मानव ने आग की खोज कर ली। यानी कि हम कह सकते हैं कि आग की जो खोज हुई वो नवपाषाण काल में हुई। आग की खोज के अलावा और क्या क्या चीज़ें इन्होंने सीखी, पशुपालन। पशुपालन में इन्होंने सबसे पहला जो है जानवर पाला था वो था कुत्ता। अब देखिए कुत्ता कैसे पाला होगा, संभवतः हो सकता है कि किसी कुत्ता, जो कुत्ता घायल रहा हो, घायल अवस्था में रहा हो, उसका उसने इलाज किया हो, दवाई लेप वगैरह लगाया हो, या उसकी रक्षा की हो अन्य जीवों से, जिससे कुत्ता उसका वफादार हो गया हो। आप जानते हैं कि सबसे वफादार कुत्ते ही होते हैं। तो इस तरीके से वो कुत्ता उनके पास रह गया हो और उन्होंने कुत्तों को पालना शुरू कर दिया। इसके अलावा कई ऐसे जीव जंतु भी थे जिसको ये जानते थे कि इनसे हमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा है, तो उन्होंने अन्य जीवों को पालना शुरू कर दिया। तो पशुपालन भी इन्होंने सीखा। इसके अलावा क्या सीखा इन्होंने, कृषि कार्य। अब कृषि कार्य भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ये सब तर्कों पर आधारित, तर्कों पर ही आधारित है। हम ऐसा, क्योंकि ना तो हम उस समय पे थे ना ही आप उस समय पे थे, तर्कों पर ही ये सभी पूरी इतिहास और कुछ इतिहासकारों के कथन, उनके आधार पर ये ही इतिहास बना हुआ है। तो हम कृषि कार्य के लिए हम कैसे, किस प्रकार से कह सकते हैं, तो देखिए शाकाहार, मांसाहार के साथ साथ ये शाकाहारी भी थे। कैसे, जो जंगल में या वनों में उत्पन्न कंदमूल फल हुआ करते थे तो इनको ये खाते थे और उनके बीज से जो बीज निकलता था उसको ये फेंक दिया करते थे। बाद में उसी बीज से एक पौधा निकल आया करता था जो उसी प्रकार के फल देता था। तो इन्होंने ये चीज़ें रियलाइज की कि उस बीज से उसी प्रकार का फल निकलता है, पौधा बनता है। तो इन्होंने इस तरीके से कृषि कार्य करना सीख लिया। अब धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इसके पश्चात इन्होंने एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या किया कि पहिए का आविष्कार कर दिया।
दिमाग आया होगा, पत्थरों को उन्होंने काटा, गोल बनाया, और हो सकता है कि जब उन्होंने काटते 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 वो गोल हो गया हो तो अचानक से ढाल में उसे दिखा हो कि ढाल में तो ये सीधा सीधा जा रहा, तो उन्होंने उस समय पे पहिए का आविष्कार कर लिया और उससे गाड़ी बनाना चालू कर दिया। एक जगह से दूसरे जगह पर क्या किया, उन्होंने सामान ले जाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये चीजें जो है हम नवपाषाण काल में मान सकते हैं कि खोज की। भोजन को पकाना भी यहीं पे सीखा। देखिए इस पर दो कहानियां हैं। भोजन को पका करके खाना, दो कहानियां मिलती हैं। एक कहानी ऐसा कि हो सकता है संभवतः जंगल में आग लग गई हो और कई सारे जीव जंतु मर गए हो, और उसके पश्चात उसने देखा हो जो जीव जंतुओं का मांस खाया हो तो उसे स्वाद आया हो, तो इससे उन्होंने देखा कि आग में भोजन पकाने से अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा ये भी कहा जाता है कि आपस में ये सभी लोग बैठे हुए थे और बीच में आग जलाए हुए थे, तो मांस का एक टुकड़ा एक आदि मानव के हाथ से छूट करके उस आग में चला गया, और जब उसने निकालने का प्रयास किया तो वो तो काफ़ी, आग तो गर्म होती है और गर्म होने के कारण निकाल नहीं पाया, और जब आग बुझ गई, जब उससे निकाला और खाया तो स्वाद आया उसे। तो इस तरीके से हो सकता है ये कारण रहा हो। तो ये दो तर्क मिलते हैं। तो इन दो तर्क में आप कोई भी तर्क जो है विचार कर सकते हैं, या आपके पास और कोई भी तर्क हो जिसके माध्यम से इसने भोजन पकाना सीखा हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर स्वयं आप उसकी जानकारी रख सकते हैं, बताएं दूसरों को भी। इसके पश्चात देखिए, क्योंकि हम ये जो पाषाण काल पढ़ रहे हैं, हालांकि एग्जाम वगैरह में ये पाषाण काल से क्वेश्चन नहीं आते, इतना प्राचीन जो है नहीं पूछता है, फिर भी हम चूंकि जानकारी के लिए आपसे ये सब चीजें बात कर रहे हैं, इनकी चर्चा कर रहे हैं। इसके पश्चात देखिए शुरू होता है आद्य ऐतिहासिक काल। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति तो हो गई, तो ऐसा नहीं था कि केवल दक्षिण अफ्रीका में ही मानव की उत्पत्ति हुई, और जगह भी धीरे 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 करके जो है मानव की उत्पत्ति होने लगी। परंतु ये कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में जब उत्पत्ति हुई तो लगभग उन्होंने पूरा पाषाण काल का समय यहाँ पे व्यतीत किया। पूरा पाषाण काल के पश्चात मध्य पाषाण काल का समय जो उन्होंने व्यतीत किया वो अफ्रीका महाद्वीप के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि बीच का स्थान जो है वहां पे व्यतीत किया। उसके पश्चात वो देखिए, क्योंकि पूरा पाषाण काल में मैंने क्या बताया, घुमक्कड़ वाला जीवन था उनका। घूमते थे, जहां भोजन मिलता था वहीं रुक जाते थे, भागते भागते आगे पहुंचे, ऊपर पहुंच करके वहां टिक गए, और वहां टिकने के बाद क्या हुआ, मध्य पाषाण काल रहने लगे। वहां जब एक साथ रहना शुरू किया, कुछ लोग जो है आगे बढ़ गए, वहां नव पाषाण काल। और ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील के पास में जो नदी है, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, वहां पर एक सभ्यता भी विकसित हुई थी। इतिहास जब उठा करके आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि वास्तव में दुनिया की जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं रही हैं वो नदी के किनारे ही विकसित हुई, क्योंकि नदियों द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी और मैदान को अधिक उपजाऊ बना देती है, और उससे पानी की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। जीव जंतु भी पानी पीने नदी में आते हैं, जिससे उनका जो है भोजन वगैरह हो जाता था। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो नील नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई, उसे हम नील नदी की सभ्यता कहते हैं, या मिस्र की सभ्यता कहते हैं। इसके पश्चात क्या हुआ कि जब ये आगे बढ़े तो आगे ही एक ईरान इराक का क्षेत्र पड़ता है एशिया महाद्वीप का। चूंकि मानव की उत्पत्ति वहां भी हो गई थी जहां दो नदियां हैं, दजला और फरात नदियां। तो मैं आपको बता दूं कि दजला और फरात नदियों के किनारे भी एक सभ्यता विकसित हुई थी, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। इतिहासकार कहते हैं और तथ्यों पर ही आधारित है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसे हम दजला फरात की सभ्यता भी कहते हैं, या इसे ईरान इराक की भी सभ्यता कहा जाता है। इसके पश्चात दोस्तों जब वो आगे बढ़े तो एक देश आता है भारत देश, और भारत में आपको पता है कि कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर के निकट चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। भारत के एकमात्र जिले लद्दाख से प्रवेश करके वो अरब सागर में जाके गिरती। अब ये तो मैंने बता दिया, जियोग्राफी का टॉपिक था। तो सिंधु नदी के किनारे ही क्या है, कुछ लोग आकर बसे, जिन्हें कहा गया दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक इसका भी नाम आता है। पूरे विश्व में इस सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। जो बड़े बड़े सिविल इंजीनियर्स हैं तो उनको जब घर वगैरह कंस्ट्रक्शन का कार्य दिया जाता है तो सबसे पहले उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। उसका रीज़न जब हम इसे पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो गई। अर्थात यहाँ पे ये था कि इनके लेखन कला तो प्रचलन में थी, परंतु इनके साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा चुका, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई लिपि इतनी कठिन थी जिसको विद्वानकारों ने काफ़ी कोशिश करी पढ़ने की, लेकिन पढ़ नहीं सके। इसी वजह से इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रख दिया। वैदिक सभ्यता में देखिए संस्कृत भाषा का तो प्रयोग हुआ, लेकिन फिर भी इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रख दिया। रीज़न, उसका कारण ये था दोस्तों कि ऐसा माना जाता है, चूंकि आज वर्तमान में उपनिषदों की संख्या कितनी, 108, लेकिन उपलब्ध कितने हैं, केवल 13। बाकी के उपनिषद कहाँ गए? कुछ ऐसे कई ग्रंथ भी हैं जो नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों इसी आधार पर आद्य ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता को भी क्या है, रख दिया गया। तो इस तरीके से इनका दो डिवाइडेशन था, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता। वहीं हम ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो प्राचीन भारत, जो कि मौर्य काल से शुरू होता है, 16 महाजनपदों से, मौर्य काल से, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म इसके पहले ही जो आते हैं वो प्राचीन भारत के अंतर्गत आते हैं। मौर्य काल से हर्षवर्धन तक पूरा हमारा प्राचीन भारत माना जाता है। मध्यकालीन भारत जो ऐतिहासिक काल का दूसरा भाग है, जिसमें हम अरब आक्रमण से लगभग 1707 तक पढ़ते हैं, औरंगजेब की मृत्यु तक। तो औरंगजेब की मृत्यु तक ही क्यों मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, वो हम जल्दी ही चर्चा करेंगे। इसके पश्चात आधुनिक भारत 1707 से अब तक। देखिए, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने मरते समय अपने पुत्रों के लिए 3 चिट्ठियां छोड़ी थीं और अपने तकिए के नीचे उस 3 चिट्ठियों को रख दिया था। उस चिट्ठियों में उसने लिखा था कि मेरे बच्चों, जो गलती मैंने की वो तुम कभी मत करना, लेकिन आप जानते हैं कि मुगल सत्ता हमेशा तलवार लेकर के खड़ी रही कि कोई भी राजा मरे और कितनी जल्दी उसकी सत्ता को लिया जाए। इतिहासकार कहते हैं कि उन चिट्ठियों को लिखने के पश्चात औरंगजेब 1707 में मर गया और मरने के बाद जब उसे औरंगाबाद के खुलदाबाद में दफनाया गया उन्हीं चिट्ठियों के साथ, तो कहते हैं कि भारत का, भारतीय इतिहास का मध्यकालीन भारत उसी औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र के साथ पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इसीलिए दोस्तों आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 से मानी जाती है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, और वर्तमान तक ये पूरा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों ये था आज का केवल टॉपिक, जिसमें हमने केवल इतिहास के विभाजन की बात करी। कल के वीडियो में या अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, आपसे अलविदा लेता हूँ। जल्द ही अगला वीडियो आपके सामने आएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर से ज़रूर करें ताकि आपके साथ में जो अन्य लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। दोस्तों इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।